हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए सीसीएस लीव रूल का सीसीएस रूल्स का एक और पार्ट लेके आ गया हूँ। ये प्रश्न केंद्रीय विद्यालय के अपर डिवीज़न क्लर्क के 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड अभी और वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक अहम भूमिका दल निभाते हैं और सरकार का गठन राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र है। ये कथन जो है एकदम गलत कथन है, क्योंकि ये जो है सीसीएस आचरण नियम के विरुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बहिर्गमन नीति विभिन्न प्रकार के अभिदाता वर्गों के लिए भिन्न भिन्न है। भारतीय रेलवे का तत्काल सेवा प्रभार, यानी जो हम तत्काल टिकट करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, क्या वो प्रतिपूर्ति योग्य हैं? बिल्कुल एकदम सही बात है, ये सामान्य रूप से प्रतिपूर्ति करने योग्य हैं। चाहे हमारा तत्काल टिकट हो चाहे नॉर्मल टिकट हो, सभी हम अपने मतलब जो हमें जिसके लिए एलिजिबल है, हम टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पे लेवल के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तत्काल सेवा प्रभार भी प्रतिपूर्ति करने योग्य हैं। सरकारी कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि अभिदान को नियत कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि सरकारी कर्मचारी जो है जीपीएफ में कितना कटौती करा सकता है। तो ये है मतलब जीपीएफ में अभिदान कर सकता है, लेकिन जो है ये उसकी जो है कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई अधिकतम सीमा की बात। न्यूनतम सीमा क्या है? न्यूनतम सीमा इसमें जो है परिलब्धियों का 6% से कम कटौती नहीं करा सकते। न्यूनतम 6% कटौती कराना अनिवार्य है। अवकाश हेतु सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन कौन से समय पर प्रवर्तित नियमों द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा जब अवकाश के लिए आवेदन किया है और उसे स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निलंबित सरकारी कर्मचारी को अवकाशों का अधिकार होता है। उपर्युक्त कथन, ये कथन एकदम गलत है। ये प्रश्न पिछले वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कर्मचारी सस्पेंड होता है उसे किसी भी प्रकार की छुट्टी का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन हाँ, उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। एक अभिदाता जो निलंबित है और सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम के लिए योग्य आवेदन करता है, तो उसका अग्रिम वेतन वह वेतन होगा जो उसने निलंबित होने से ठीक पहले आहरित किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीसीए नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? तो ये नियम जो है अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में हमारी आईपीएस, आईएएस और आईआरएस ये सेवाएं आती हैं। आईएफएस ये सेवाएं आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीसीएस आचरण नियम के अंतर्गत जब संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य सरकारी कर्मचारी से मिलने आता है तो क्या करेगा वह? तो वह सदस्य का स्वागत करने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी भारत से बाहर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के दौरान व्यय प्रभारों की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। उपर्युक्त कथन एकदम सही है, वो अपनी प्रतिपूर्तियों का दावा कर सकता है। सीसीएस आचरण नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा संयुक्त अभ्यावेदन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप संयुक्त अभ्यावेदन देते हैं तो वो आचरण नियमों का उल्लंघन होगा, तो ये स्वीकार्य नहीं है। सेवा नियमों के अंतर्गत यदि कर्मचारी आवास का आवंटन स्वीकार करता है और आवंटन प्राप्ति के 8 दिनों के भीतर कब्जा प्राप्त करने में विफल रहता है, तो कर्मचारी पर ऐसी तिथि से लेकर 12 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाएगा। सीसीए नियमों के अंतर्गत अल्पदंड में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें जो है निचले स्तर पर वेतन के निश्चित पैमाने में कटौती जो है अल्पदंड के अंतर्गत नहीं आता है।
यहाँ पे FRSR की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो FRSR की फुल फॉर्म होती है फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। दहेज कानून द्वारा निषिद्ध है। क्या सरकारी कर्मचारी अपनी बेटी के विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी भविष्य निधि से पैसे निकाल सकता है? हाँ, वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये पैसा जो है खर्च के रूप में निकाला है, ना कि दहेज देने के लिए। सत्य असत्य बताइए। सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी अपने कार्यभार त्याग कर सकते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति का दिन अवकाश का दिन हो। ये एकदम सत्य कथन है। जिस डेट को सुपरन्यूएशन है उसी डेट को होगा, चाहे छुट्टी ही क्यों न हो। केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम 1944 किस पर लागू होते हैं? ये नियम जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सा आधारों पर अवकाश प्राप्त किया है, वह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपने कर्तव्य पर वापस लौटेगा। लेकिन यदि क्षय रोग से ग्रसित कोई सरकारी कर्मचारी किसी चिकित्सक से अपने लिए हल्के कार्य की अनुशंसा हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे कार्य पर वापस लौटने की अनुमति होगी। केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम 1944 के अंतर्गत निजी चिकित्सा व्यवसायी को प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन एकदम सही कथन है। व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन क्या है? ये एकदम दोनों अलग अलग हैं। स्पेशल पे जो है किसी स्पेशल टास्क के लिए दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत वेतन इससे एकदम डिफरेंस है। सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? इसमें जो अविवाहित बहनें हैं वो परिवार के रूप में सम्मिलित की गई हैं। सत्य असत्य बताइए। जिस अधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही हो, जांच अधिकारी उससे श्रेणी में वरिष्ठ होना आवश्यक है। एकदम सही कथन है। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच चल रही है तो उसका जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो उससे उच्च रैंक का होना जरूरी है। FRSR के अंतर्गत मूल नियमों की व्याख्या करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। Once an inquiry report is submitted to the disciplinary authority, he can ask the inquiry officer to further inquire if he finds the merit of further inquiry. निम्न में से क्या एक पक्षीय जांच दर्शाता है? एक पक्षीय जांच उसे कहते हैं जिसमें जो है अभियुक्त कर्मचारी को जो है बार बार बुलाया जा रहा है जांच कार्रवाई के लिए, लेकिन वो अनुपस्थित रहता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? एक तरफा जांच कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी पद का अर्थ होता है समय सीमा बिना संस्वीकृत वेतन की निश्चित दर वहन करने वाला पद। उपर्युक्त कथन एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में पदों को केंद्रीय स्टाफिंग योजना द्वारा भरा जा सकता है। उपर्युक्त कथन एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न हमारा, एक प्रसिद्ध मामले में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंध में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? तो ये जो है महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कुछ दिशा निर्देश दिए थे। सत्य असत्य बताइए। सरकारी कर्मचारी किसी भी स्टॉक या शेयर में सट्टेबाजी कर सकता है। ये एकदम गलत कथन है, जो कि CCS आचरण नियमावली का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी को एक मुश्त राशि का पुरस्कार देती है? तो प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञेय तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारी को अपनी सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम ले सकता है, टीवी खरीदने के लिए, VCR खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। तो इसमें से कुछ भी खरीदने के लिए वो अपने GPF से एडवांस ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है? NPS जो है ये क्या है? तो ये एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है जिसमें 10% कंट्रीब्यूशन जो है सब्सक्राइबर को देना होता है और 14% जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको देती है। अगला प्रश्न है, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कितना अग्रिम दिया जा सकता है? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है पात्रता के 90% तक अग्रिम दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए।
कोई सरकारी कर्मचारी होमगार्ड संगठनों में सम्मिलित हो सकता है, एकदम सही कथन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, एक निलंबित सरकारी कर्मचारी को कितना निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है? तो महंगाई भत्ते समेत उसके वेतन का 50% उसको निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो क्या लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी की भविष्य निधि पर ब्याज जमा करना बंद कर सकता है? तो ये एकदम सही कथन है, हाँ वह ब्याज जमा करना बंद कर सकता है। अगला प्रश्न है, अवकाश का अधिकार क्या है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कई लोग सोचते हैं छुट्टी तो हमारा अधिकार है, जबकि सीसीएस लीव रूल में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि छुट्टी कोई अधिकार नहीं है। तो किस ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सीसीएस कंडक्ट रूल? इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एकदम सही इसका आंसर है। सरकारी कर्मचारी धर्मांतरण में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं, ये उपयुक्त कथन जो है एकदम गलत कथन है। पेंशन के एक राशिदान हेतु अधिकतम पात्रता क्या है? तो इसमें पूछा गया है कि हम जो है पेंशन का कितना कम्यूटेशन करा सकते हैं, यानी एक बार में पेंशन। ये क्या होता है, जो कोई पेंशनधारी होता है जब उसको पेंशन मिलती है तो वो उसका मैक्सिमम 40% तक बिक्री कर देता है या कर सकता है, जिसका उसे एक बार में पैसा दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरएनुएशन पेंशन एंड रिटायरिंग पेंशन आर डिफरेंट? ये दोनों ही एकदम डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सीसीएस आचरण नियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में आदतन देर से आता है तो यह उसे किस हेतु जिम्मेदार बनाएगा? तो ये उसे मिसकंडक्ट हेतु जिम्मेदार बनाएगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक पेंशन के रूप से किस दर से स्वीकार्य होती है? तो ये जो है स्वीकार्य भत्ते समेत मूल वेतन का 30% तक स्वीकार्य है, और इसमें न्यूनतम अभी जो फिक्स कर दिया गया है कि ये 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्न लीव इज क्रेडिट एट द रेट ऑफ? ये जो है 2.5 डेज पर मंथ के हिसाब से क्रेडिट की जाती है, और पूरे वर्ष के दौरान 300 दिन हमें अर्न लीव मिलती है, और एचपीएल हमें टोटल 20 डेज मिलती है। लास्ट प्रश्न हमारा होगा, ये अभी सारे हमें 90 के 90 प्रश्न हो चुके हैं। इसमें टोटल 90 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आप स्वामी हैंडबुक या फिर और अदर कोई बुक जो कि आपके पास अवेलेबल है उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।